हाँ, तो अपन ने बात कर ली सबसे पहले ओवेरियन साइकिल की। अब ओवेरियन साइकिल के साथ साथ एक और साइकिल चल रही है, कौन सी? यूटेराइन साइकिल, यानी यूट्रस में जो है वहां भी चेंजेस चल रहे हैं। वहां चेंजेस किसके होते हैं? मेनली जो अपने एंडोमेट्रियल चेंजेस हैं वो होते हैं, ठीक है, यूटेराइन साइकिल में। तो यूटेराइन साइकिल को भी जो है 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग या कैटेमेनिया फेज, ठीक है, तो ये बोली गई पहली फेज। दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरी सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में इसको भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज जो है वो 1 से 5 दिन की, या कई जगह 4 से 5 दिन की, या कई जगह 3 से 7 दिन की, इस तरह की बताई गई है। तो अपन को 1 से 5 दिन या 3 से 5 दिन जो है ज्यादा सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 5 दिन की होती है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो चुका है पिछली साइकिल का, उससे क्या होता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अचानक से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब दोबारा साइकिल आ रही है एक तरह से अपनी अगली, तो इसका मतलब यही है ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तभी तो वापस मेंसेस आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो गया, ठीक है, एल्बिगेंस बन के। फिर उसके डिसअपियर होने से एकदम से, अब कोई प्लेसेंटा तो है नहीं जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है लेवल एकदम से कम होने लगता है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन भाई साहब है वो क्या है, वेसो डायलेटर है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन के एब्सेंस में क्या होता है, यूटेराइन आर्टरी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक तो टोकोलाइटिक एजेंट गायब प्रोजेस्टेरोन, ऊपर से वेसो डायलेटर गायब, तो इसलिए यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी में जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो वाल है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो इसलिए ये सिम्टम दिखाई देते हैं, हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एंडोमेट्रियल वाल। इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन एंडोमेट्रियल वाल। इरिटेबल नेक्रोसिस, अब चूंकि ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ना ब्लड मिल रहा है, ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो क्या होगा, वहां के टिश्यू डेड होंगे। तो इरिवर्सिबल नेक्रोसिस यानी दोबारा वापस वो जीवित नहीं हो सकती, एक बार मरने के बाद मरी तो मरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एंडोमेट्रियल सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये डेड एंडोमेट्रियल सेल जो होती है वो शेड ऑफ होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूटेराइन आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दूसरी तरफ एंडोमेट्रियम के साथ क्या है, यूटेराइन आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमेटोमेट्रा, ठीक है। हेमेटोमेट्रा क्या होता है, अब जहां से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, मतलब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, ऊपर से ब्लड निकल रहा है, तो ये सिग्नल पहुंचता है जल्दी जल्दी, एक दूत जाता है ब्रेन के पास कि देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, ठीक है, कुछ करिए इसका। तो फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो कहता है ऑक्सीटोसिन को लेके जाओ, जा भाई तू काम कर अपना। तो वहां से ऑक्सीटोसिन जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, काम करता है अपने यूट्रस की मसल्स पे, मायोमेट्रियम पे, और वहां पे वो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करता है। तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने से जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है यूट्रस में, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो शेड ऑफ होकर यूट्रस में इकट्ठा हुई है, जो यूट्राइन आर्टरी का ब्लड इकट्ठा हुआ है, वो ब्लड जो है विजिबल मैनिफेस्टेशन यानी वेजाइना के द्वारा बाहर निकलता है। समझ में आया ये क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसअपियर हो गया, उसके डिसअपियर होने से एकदम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है उनका लेवल गिर गया। एस्ट्रोजन क्या काम करता था, वेसोडाइलेशन का, और प्रोजेस्टेरोन क्या था, टोकोलाइटिक था। अब ये दोनों ही जो स्टेबल रख रहे थे एंडोमेट्रियम को, दोनों एकदम से गायब हो गए, यानी एक दरवाजा था जिसपे चौकीदारी कर रहे थे ये दोनों, अब वो अचानक से ही उन दोनों को हटा दिया काम से, तो चोर के लिए तो आसानी हो गई घर में आने की। तो वैसे ही है यहाँ पे कि एकदम से दोनों हटने से जो है एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो गई, एकदम क्या बोलते हैं उसको, वैसो कॉन्ट्रेक्शन हुआ। वैसो कॉन्ट्रेक्शन के कारण हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों होगी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए इस्चीमिया की भी कंडीशन हो गई, और इरिवर्सिबल नेक्रोसिस हो गया। इसके बाद सेल डेड हुई, डेड होके शेड ऑफ हो गई, शेड ऑफ होके कहाँ गिरी, गर्भाशय में ही गिरी रही है ना, यूट्रस में ही रही। अब यूट्रस में इकट्ठा हो रही थी तो ब्रेन के पास सिग्नल गया, तो ब्रेन ने ऑक्सीटोसिन भाई साहब को भेजा कि चलो जाओ काम करो अपना, इसको साफ करो इस गंदगी को, ठीक है। तो फिर ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस की मसल्स पे काम किया, और जो वो अंदर भरा हुआ कचरा था, वेस्ट प्रोडक्ट था, वो जो मेंसेस था, उसको विजिबल मैनिफेस्टेशन यानी बाहर निकाल दिया जाने के द्वारा। तो ये होगी मेंस्ट्रुएशन फेज, 1 से 5 दिन की होती है, और ये कैसे हुई ये बता दी।
अब ये जो बिगनिंग थी, इस दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है 5 से 6 mm, और एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज क्या रह जाती है, सिर्फ 1 mm थिकनेस रह जाती है एंडोमेट्रियम की। तो ये फर्स्ट फेज हो गई। अब बात करते हैं अपन सेकेंड फेज की, जो है प्रोलिफरेटिव फेज। 6 से 14 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इस दौरान क्या होता है, अपने साथ में वहां पे 1 से 14 दिन तक कौन सी फेज चल रही थी ओवरी में, बताएगा कोई? स्टार्टिंग फेज ओवरी की पता लगेगा कितना ध्यान से सुन रहे हो तुम। ओवरी की तीनों फेज बताओ जो मैंने बताई अभी। एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल। तो शुरुआत में कौन सी चल रही थी वहां 1 से 14 दिन? ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था, अपने फॉलिकल्स जो है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रही थी। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो रही थी तो उसमें थीका इंटरनल सेल्स भी थी, तो वहां से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा था। मैं यहाँ पे कोरिलेशन बैठा रहा हूँ इनमें। ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज होती है 6 से 14 दिन की। इस दौरान वहां फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ रहा था। तो एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। एक तो क्लास ध्यान से सुनो, मैं डबल ट्रिपल बार रिपीट कर रहा हूँ, तो तुम्हें इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि हाँ अपन ने ओवरी में कौन सी फेज पढ़ी। हालांकि एक बार चार्ट बना के थोड़ा सा तुम्हें समझाने की वापस कोशिश करूंगा, ये पूरा होने दो एक बार। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या था, मैं बता रहा था एस्ट्रोजन सिक्रीशन कैसे बढ़ा प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान। तो इधर क्या है, फोलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ा। अब ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपरप्लेजिया। आपने दो टर्म पढ़ी है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? बिल्कुल, एकदम करेक्ट आंसर। कि हाइपरप्लेजिया जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, इससे ग्रोथ होती है। और हाइपरट्रॉफी में क्या होती है, एक सेल की साइज बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया, हाइपरप्लेजिया कौन करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। फिर यहाँ पे फॉलिक्यूलर फेज जो होती है वो साथ में साइमल्टेनियसली रनिंग कर रही होती है ओवरी में। ठीक है। यूटेराइन एंडोमेट्रियम थिकनेस अब क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 2 to 3 mm थिकनेस हो जाती है। और डीसी दत्ता जो बुक है उसमें 3 से 4 mm बता रखी है। तो अब मैं तो कहूंगा या तो डीसी दत्ता को ही प्रिफर कर लेना, कि 3 से 4 mm जो है थिकनेस हो जाती है कब, प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में। ये अपनी होगी प्रोलिफरेटिव फेज। फिर तीसरी आती है सिक्रीटरी फेज। ये क्या होती है, 15 से 28 दिन की होती है। और साथ में इसमें ओवरी में कौन सी फेज चल रही होती है, ल्यूटियल फेज चल रही होती है। ल्यूटियल फेज मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन तो करता है हाइपरप्लेजिया, और प्रोजेस्टेरोन करता है हाइपरट्रॉफी, यानी सेल की साइज को बढ़ाने का काम। तो इससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ज्यादा इंक्रीज होती है। एट द एंड ऑफ सिक्रीटरी फेज 6 से 8 mm या 5 से 6 mm जो है टोटल थिकनेस हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तीनों फेज यूट्रस की अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ा हुआ है ये। तो इसने क्या है, सारी साइकिल्स का जो है, दोनों साइकिल्स का कोरिलेशन बता रखा है। उस दौरान हॉर्मोन्स की कंडीशन बता रखी है, बॉडी टेम्परेचर बता रखा है। तो सबसे पहले फॉलिक्यूलर फेज ओवरी में चल रही होती है, ग्रोइंग फॉलिकल। फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, और फिर ल्यूटियल फेज आ जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर बता रखा है। फिर टेम्परेचर इस दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, 36 डिग्री सेल्सियस आ गया ना ये लगभग। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर ओव्यूलेशन के टाइम टेम्परेचर एकदम रेज होता है 1 डिग्री, हॉर्मोन्स के थर्मोजेनिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट सारे हार्मोन बढ़े हुए होते हैं सिवाय प्रोजेस्टेरोन के। ठीक है। तो ये सारे हार्मोन बढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो है टेम्परेचर वापस नॉर्मलाइज रहता है। फिर मेंस्ट्रुएशन आने वाला होता है तो फिर कम हो जाता है। ये टेम्परेचर की स्थिति होगी। फिर आता है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन्स की हालत। तो गोनेडोट्रोपिन्स पहले धीरे धीरे एफएसएच एलएच बढ़ते हैं। ठीक है। फिर एलएच जो है पीक पर होता है 14वें दिन, और एफएसएच भी उस वक्त मैक्सिमम पे होता है। ठीक है। तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। फिर वापस ये दोनों डाउन होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं और वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, मतलब इसके गोनेडोट्रोपिन्स का हाल हो गया।
फिर बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। एस्ट्रोजन जो है फोलिकुलर फेज के दौरान बढ़ता है, क्यों? क्योंकि जो थीका इंटरनल सेल्स है उसका सिक्रीशन होता है, तो इसलिए ये इस टाइम पे पीक पर है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कम होता है ओव्यूलेशन के बाद, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसलिए। फिर दूसरी तरफ कॉर्पस ल्यूटियम बनने से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है और एस्ट्रोजन का फिर से बढ़ता है सिक्रीशन। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हाल यहाँ पे बताए हुए हैं। और ये एंडोमेट्रियम थिकनेस बताई है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान 1 mm हो गई, फिर धीरे धीरे करके फिर बढ़ती है, फिर वापस डाउन होती है। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ बताई गई है। तो इस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन को एक डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। अब मैं बता रहा था दो साइकिल्स की, साइकिल 1, साइकिल 2। साइकिल 1 किस में होती है? ओवरी में। साइकिल 2 किस में होती है? यूट्रस में। ओवरी की 3 फेज होती है, कौन कौन सी? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और कौन सी? ल्यूटियल फेज, ठीक है। और जो अपने क्या बोलते हैं, यूटेराइन फेज है, ये किस में होती है? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर प्रोलिफेरेटिव फेज और फिर सिक्रेटरी फेज। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इनका क्रम चलता है, ठीक है। फोलिकुलर फेज में मैंने बताई थी, फोलिकल जो है ग्राफियन फोलिकल में डेवलप होती है, इसमें लगभग 1 से 14 दिन लगते हैं और ये वेरिएबल होती है। ओव्यूलेशन में ओव्यूलेशन होता है, वो 11 से लेके और 18 दिन तक कभी भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 14वें दिन की होती है, ठीक है। फिर तीसरी ल्यूटियल फेज, फिक्स फेज होती है और 15 से 28 दिन की होती है। 14 दिन की ये फिक्स फेज होती है, ठीक है। इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ तो 3 महीने तक बना रहता है, नहीं हुआ तो कॉर्पस एल्बिगेंस बन के 28वें दिन डिसअपियर हो जाता है। यूट्रस की बात करें तो पहली मेंस्ट्रुअल फेज थी। मेंस्ट्रुअल फेज वही 1 से 5 दिन या 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज, इस दौरान जो है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा होने के कारण हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया के कारण जो है एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। फिर तीसरी सिक्रेटरी फेज, इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम और बने होने के कारण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं और थिकनेस और ज्यादा बढ़ के ये मैक्सिमम पीक पर आ जाती है। तो इस प्रकार से अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नहीं हो तो अपन अब हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था HPO एक्सिस काम करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। ये हार्मोन किस पे काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी में भी कौन सी वाली पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि FSH, LH यानी गोनेडोट्रोपिन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एक GH होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन, एक होता है MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं HPO एक्सिस से, तो उससे दो हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? एक तो FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH जो है वो काम करता है फॉलिकल्स पे, स्टिमुलेट करता है उनको मैच्योर होने के लिए। जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती है तो उनसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक तो देता है FSH को कि भाई तू तो हो जा कम, और LH को जो है बढ़ाने का काम करता है। इससे 14वें दिन लगभग LH सर्ज हो जाता है। LH सर्ज हुआ तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद जो है वो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी उससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और हाइपोथैलेमस को भी। दोनों को नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होता है कि अपने मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है और अपने नॉर्मल साइज मतलब चल रहा होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही होती है, ठीक है। यानी FSH और LH का सिक्रीशन कम हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपना जो है हार्मोनल रेगुलेशन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 10 नंबर में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को सिद्ध करते हुए और हार्मोनल रेगुलेशन को बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन की बात हो गई। फिर अपन आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, ओव्यूलेशन के बारे में कि ओव्यूलेशन क्या है। तो रिलीज ऑफ ओवम या एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड प्रोसेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग को बोलते हैं, अंडे उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब निकालना।
कि जो स्त्री अंडे या स्त्री बीज है उसको निकालना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है यानी महत्व है? ओव्यूलेशन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस फीमेल एग विच कैन कंबाइन विद ए स्पर्म टू मेक बेबी। कि ओव्यूलेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि गर्भाधारण में या प्रोजेनी बनाने में जो है ओव्यूलेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल गैमेट को जो है रिलीज करता है। ठीक है। Ovulation is when a mature egg released from the ovary pushes downward to the fallopian tube and is available to be fertilized। कि ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेच्योर एग जो है वो मतलब ओवरी से रिलीज होता है, फिर वो ऊपर नीचे जाकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पर वो अवेलेबल होता है किसके लिए? निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। Approx every month an egg will mature within वन ऑफ द ओवरी। कि हर महीने किसी एक ना एक ओवरी में जो है एक एग मैच्योर होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बता रखा है कि सबसे पहले जो यहाँ थे प्राइमरी फॉलिकल्स थी। ठीक है। फिर उनसे जो है मैच्योर होकर एक सेकेंडरी फॉलिकल बनी। सेकेंडरी फॉलिकल से एक टर्शरी फॉलिकल बनती है जो इसमें मैंने बता नहीं रखी, जिसमें एंट्रम होता है। एंट्रम मतलब एक खाली स्पेस जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फिर वो जो है टर्शरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन होता है, उस ओव्यूलेशन के दौरान वो ब्रेस्ट हो जाती है, फट जाती है। फर्स्ट फट जाने से जो है ये जो है रप्चर्ड पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है और ये ओवम है जो फिम्बरी के द्वारा ओवेरियन फिम्बरी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। अब ये रप्चर्ड पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है आगे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलता है और फिर वो डिसअपियर हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। तो ये अपने क्या होगी? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। ठीक है। फिर क्या बता रखा है आगे? इन द एवरेज 28 days of menstrual cycle the LS surge usually occur between cycle days 11 to 13। यानी 11वें 12वें या 13वें दिन जो है मेनली LS सर्ज होता है और LS सर्ज होते ही जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है। ओव्यूलेशन फॉलोज अबाउट 36 to 48 hours later ऑन एन और क्लोज टू साइकिल डे 14। कि ओव्यूलेशन जो है एलएस सर्ज होने के 36 से 48 घंटे में हो जाता है। ठीक है। यानी मान लो 11वें दिन अगर मान लो वो एलएस सर्ज हुआ तो 12वें दिन या 13वें दिन जो है यहाँ पर क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो ऐसे ही अगर 13वें दिन मान लो अपने एलएस सर्ज हो रहा है तो 14वें दिन जो है ओव्यूलेशन होगा। ठीक है। इस प्रकार से ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड बता रखा है। अब ओव्यूलेशन के दौरान सर्विक्स की क्या पोजीशन होती है, फीमेल सर्विक्स की, वो बताई गई है। तो इसको आपको शो से याद रखना है, SHOW। शो से क्या होगा? एस से सॉफ्ट होती है, तो इस दौरान सर्विक्स जो होती है फीमेल की वो सॉफ्ट हो जाती है। एच मतलब हाई, अपनी पोजीशन से थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ठीक है। क्योंकि ओपन होती है सर्विक्स इस वक्त। फिर तीसरी ओ से ओपन। तो ओपन मसल्स जब ओपन होंगी, खुलेंगी, तो क्या होगी? सर्विक्स की पोजीशन थोड़ी ऊपर होगी। ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यू से वेट। वेट वहां पर क्या होगा? क्योंकि सर्विक्स से म्यूकस सिक्रीशन होता है उस दौरान। म्यूकस सिक्रीशन के कारण जो यहाँ पे बोला गया कि सर्विक्स जो होगी वो वेट होगी। ठीक है। तो ये होगी सर्विक्स की पोजीशन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन या अराउंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के जब करीब होती है। ठीक है। अब ओव्यूलेशन के कोज क्या है? सबसे मेजर कोज तो क्या है? एलएस सर्ज है। एलएस सर्ज मतलब मैक्सिमम पीक लेवल ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच राइज, कि इस दौरान क्या होता है? एफएसएच धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है। ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रेचनिंग फैक्टर। स्ट्रेचनिंग फैक्टर मतलब फॉलिक्यूलर फ्लूइड में जो है प्रेशर होता है। अब चूंकि अपने मैच्योर हो रही थी फॉलिकल, प्राइमरी थी जब बिल्कुल छोटी सी थी, फिर सेकेंडरी फिर बढ़ी, फिर टर्शरी में और बढ़ गई और टर्शरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल में और ज्यादा बड़ी होगी। इतनी ज्यादा साइज तो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। अब उस फ्लूइड के प्रेशर के कारण भी जो है वो ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये स्ट्रेचनिंग फैक्टर बताया गया है। फिर चौथा, लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन के स्राव के कारण जो है थीका एक्सटर्ना और ओवेरियन स्ट्रोमा की माइक्रो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे ओव्यूलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिया याद रखना? लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स ही होते हैं, लोकल हॉर्मोन्स। ठीक है। उनका क्या काम होता है? तो टेक एक्टिव पार्ट इन
कॉन्ट्रेक्शन इन आर्टरीज एंड एंडोमेट्रियल नेक्रोसिस, कि जो एंडोमेट्रियल शेड ऑफ हो रही थी ना नेक्रोसिस होकर उसमें, और आर्टरीज के कॉन्ट्रेक्शन में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवली पार्ट लेते हैं, ठीक है, सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पेन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पेन और अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजीज, किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम और यूटेराइन म्यूरल यानी यूटेराइन पेशीय भित्ति यानी मायोमेट्रियम की जो लेयर्स होती है उनके द्वारा जो है आर्किडोनिक एसिड से एंजाइम कोक्सी साइक्लोऑक्सीजिनेज द्वारा होता है, यानी अरेकिडोनिक एसिड होता है किसमें, यूटेराइन एंडोमेट्रियम और यूटेराइन म्यूरल में, उस पर एक एंजाइम काम करता है, कौन सा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। इससे एंजाइम पे काम करने से ये जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, ठीक है। समझ में आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका काम क्या है। अब टाइप्स देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, PGE2, ठीक है, PGF2 अल्फा और PGI2, ये तीन जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप हैं, ठीक है, PGF2, PGE2 और PGI2, ठीक है। अब PGF2 अल्फा क्या करता है, यूटेराइन का कॉन्ट्रेक्शन करता है और ब्लड वेसल का कॉन्ट्रेक्शन करता है, यानी यूट्रस की वॉल्स का और ब्लड वेसल्स का दोनों का कॉन्ट्रेक्शन करता है कौन, PGF2 अल्फा, ठीक है। दूसरा आता है PGE2, E2 क्या करता है, यूटेराइन का तो कॉन्ट्रेक्शन करता है और ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन करता है। और तीसरा आता है PGI2, ये दोनों का जो है रिलैक्सेशन करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का तो डायलेशन करता है और यूट्रस का रिलैक्सेशन करता है। तो इस प्रकार से जो है अपना क्या कंप्लीट होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, कि ओव्यूलेशन क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना ओव्यूलेशन का प्रोसेस। फिर आता है स्त्री शुक्र की व्याख्या, ठीक है। तो ये करने से पहले अब तक आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, या कोई बात ऐसी हो जो दोबारा समझानी हो, नहीं है। आगे अपन अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री शुक्र। अब आप सबको पता है, आप एक श्लोक हमेशा पढ़ते हैं, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्ति च अस्थनो मज्जा ततो शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद ज, या शुक्राद गर्भ प्रजायते, ठीक है। दो अलग अलग आचार्यों ने बताया, एक ने प्रसादज यूज किया वर्ड, एक ने प्रजायते यूज किया, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या है सीन, कि शुक्र की जब व्याख्या करते हैं तो अपने शुक्र से दिमाग में क्या आता है, सीमेन आता है, ठीक है। लेकिन ये तो केवल मेल्स में हुआ सीमेन, तो फीमेल्स में फिर शुक्र क्या है, क्योंकि धातुएं तो आचार्यों ने, ऐसा तो है नहीं कि मेल्स में 7 होती है फीमेल्स में 6 होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोनों में ही 7 धातुएं होती है, तो 7वीं धातु शुक्र फीमेल्स में भी होगी, ठीक है। तो जो स्त्री के हॉर्मोन्स हो गए और स्त्री बीज यानी ओवम जो हो गया, जो गर्भोत्पत्ति में योगदान कर रहा है, इसको भी उन्होंने क्या क्या दिया है, शुक्र संज्ञा दी है, ठीक है। तो स्त्री का शुक्र क्या हो गया, एक तो जो उसके हॉर्मोन्स हो गए, कौन से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और दूसरे जो है उसके अंतः शुक्र ये बोला है, अंतः पुष्प जिसे बोला है, वो क्या होता है, स्त्री बीज, ठीक है, यानी ओवम। इसके अलावा मैथुन के टाइम पे जो उसके ग्लैंड्स के, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, उसका जो सिक्रीशन था, ठीक है, उन सिक्रीशंस को जो है वो भी क्या बोला गया है, शुक्र के नाम से जो है बोला गया है। क्यों बोला गया है, अब अपन इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले ये टेबल देखते हैं। शुक्र, शुक्र जो है वो दो प्रकार का बताया, अप्रादुर्भूत यानी अव्यक्त और प्रादुर्भूत यानी व्यक्त। अप्रादुर्भूत यानी अव्यक्त जो होता है वो जन्म से ही उपस्थित होता है, बल वर्ण उपचय आदि इसके कर्म होते हैं, यानी व्यक्ति को बल देना, वर्णोत्पत्ति करना और उपचय यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना, ये इसका कर्म होता है, अप्रादुर्भूत और अव्यक्त शुक्र का। दूसरा था प्रादुर्भूत या व्यक्त शुक्र, ये काल के द्वारा उपलब्धि होती है। जैसे अपन बात करें कि सुश्रुत चरक इन सबने क्या किया है, डिवाइडेशन किए वह के बाल, वृद्ध, युवा और वृद्ध में, ठीक है। तो बाल के लिए अपन पढ़ते हैं कि इसमें धातुएं जो है पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होती है, मतलब शुक्र भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता है। तो जब पूरे काल वशात जब ये व्यक्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रादुर्भूत या व्यक्त शुक्र, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला लिंगोत्पादक, लिंग मतलब लक्षण, लक्षण कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करे। तो ये कौन सा होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में इस्ट्रोजन, ठीक है।
या प्रोजेस्टेरोन भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। वैसे तो मेनली एस्ट्रोजन ही काम करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कालवशात यानी प्रादुर्भूत जो शुक्र है उसमें पहला क्या होगा, लिंगोत्पादक, ठीक है। दूसरा गर्भोत्पादक, लिंग से आपको क्या लिखना है, लक्षण, लक्षण कौन से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। गर्भोत्पादक दूसरा अंतः शुक्र होता है, तो जिसमें दोनों बीज आ जाते हैं, स्पर्म और ओवम, पुरुष में स्पर्म और स्त्री में ओवम। फिर तीसरा बहिशुक्र, बहिशुक्र जो मैंने बोला था कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मैथुन के समय जो सिक्रीशंस होते हैं मेल्स और फीमेल्स के, जो ग्लैंड से, बल्बोयूथिल से, या फिर जो है स्किनी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कहलाते हैं बहिशुक्र, ठीक है। तो ये यहाँ पे शुक्र का कॉन्सेप्ट है। तो रज अर्थात स्त्री शुक्र, शुक्र धातु से भिन्न है। संभोग के समय स्त्री जननांगों से उत्पन्न होने वाले स्राव के लिए ही स्त्री शुक्र का प्रयोग हुआ है। महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट कहा है कि स्त्रियों में भी पुरुष से समागम करते समय शुक्र का शरण करती है, परंतु यह शुक्र जो है गर्भ स्थापना में कोई भाग नहीं लेता है। शुक्र का मुख्य कर्म बल वर्ण उपचय, संभोग के समय क्षरण, हर्ष तथा गर्भोत्पादन है। बल वर्ण उपचय तथा समागम के समय स्रवित होने के कारण, हर्ष प्रदान करने वाला होने के कारण संभवतः इस स्राव को जो है शुक्र की संज्ञा दी है। इस पे आप ज्यादा फोकस मत करना। ये क्या बुक्स में जो लिखा ना, मैंने 3-4 बुक्स देखी थी इसके लिए, उनमें थ्योरी में ये लिख रखा था, तो ये मेरे को समझ में नहीं बैठा। इसके अकॉर्डिंग जो ये है ना बही शुक्र, ये स्त्री शुक्र बताया इन्होंने, ठीक है। जो स्राव स्त्री के संभोग के समय हो रहा है ना, उसी को उन्होंने शुक्र संज्ञा दी है। लेकिन असल में शुक्र क्या है, जो गर्भोत्पादन में भी योगदान दे, जो कौन दे रहा है, ओवम या आर्तव, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है अंतः शुक्र या अंतः पुष्प ये भी बोला गया है, ठीक है। और लिंगोत्पादक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न करने वाले हॉर्मोन्स भी क्या है, शुक्र के अंतर्गत ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी, शुक्र की व्याख्या हो गई। इस तरह से अपना हृदय विज्ञान जो पॉइंट है वो आज कवर होता है, ठीक है। कल एक बार मैं ब्रीफ में ये टॉपिक वापस बताऊंगा, पूरा हृदय विज्ञान, फिर उसके बाद अपन आगे गर्भिणी विज्ञान जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अगला गर्भिणी विज्ञान ही होगा ना शायद, हाँ गर्भिणी विज्ञान ही आने वाला अगला। ये गर्भ विज्ञान है, कौन सा है, गर्भ विज्ञान आएगा शायद अगला। जो भी आपको नोट्स आज रात को या कल तक प्रोवाइड हो जाएंगे। और कल अगर नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, क्योंकि मेरे को क्या है कल से मेरी ड्यूटी वापस लग रही है, तो इसलिए परसों भी डल सकते हैं या कल रात तक डल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं कोशिश आज रात को ही डालने का कहूंगा। गर्भ विज्ञान जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आज तक जितना पढ़ाया है वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं बीच में आप चाहो तो गैप कर सकते हैं एक दिन का, कि आप पढ़ सको और फिर मेरे को बाद में आंसर कर सको, लेकिन टाइम कम है। मैं चाहता हूँ फरवरी में आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर दूं उसका, ठीक है। किसी को